Namaskar. In this part, we are going to learn about the last part of the cell, that is centrosome, cilia, and flagella. Centrosome is an organelle which is actually not bounded by the membrane, but it consists of two centrioles which are perpendicular to each other. Two centrioles which are perpendicular to each other. जैसे मैंने आपको साइटोस्केलेटन के बारे में बताया है। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। वही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में रहते हैं। दे फॉर्म centriole. So this is one centriole, this is another centriole. Two centrioles are present in the centrosome. These two centrioles are perpendicular to each other. You see, this is vertical section and this is transverse section. जो दो सेंट्रियोल वहाँ पे है, उनका वो क्योंकि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसीलिए एक का वर्टिकल सेक्शन और दूसरे का ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिख रहा है. सो लॉन्जिट्यूडिनल मीन्स वर्टिकल सेक्शन, सो दिस इज वर्टिकल सेक्शन एंड दिस इज ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो ऐसे दो सेंट्रियोल्स होते हैं एक सेंट्रोसोम में, and these two centrioles are further made of a specific arrangement of the microtubules. यहाँ पे आपको तीन ट्रिपलेट्स के बने हुए 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के बंडल्स आपको दिख रहे हैं. 9 triplets of microtubules. How will we define that? The centriole consists of 9 triplets of microtubule. Centriole consists of 9 triplets of microtubule. You see here the centriole is seen. ये वाले जो centriole रहते हैं they are made up of 9 triplets of microtubule. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 9 triplets. तीन माइक्रोट्यूब्यूल का एक बंडल, ऐसे 9 बंडल यहाँ पे दिख रहे हैं. अंदर कुछ भी नहीं है, प्रोटीनस रीजन रहता है जिसे हब बोला जाता है. ये भी वही है. यहाँ पे भी दो सेंट्रोसोम आपको दिख रहे हैं. डिवीजन के पहले सेंट्रोसोम का भी डिवीजन होता है. सेल डिवीजन के पहले सेंट्रोसोम का भी डिवीजन होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको दो सेंट्रोसोम्स दिख रहे हैं. एंड ईच सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 centrioles. Each centrosome consists of 2 centrioles, okay, and each centriole further consists of 9 triplets of microtubules. Each centriole consists of 9 triplets of microtubules. और जो एक एक गोल दिख रहा है उसको हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल. यही माइक्रोट्यूब्यूल से साइटोस्केलेटन भी बनता है. जहाँ जहाँ पे कुछ धागे जैसा, कॉर्ड जैसा है ना सेल में, वहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं. वैसे साइटोस्केलेटन में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के फिलामेंट्स भी रहते हैं और एक्टिन फिलामेंट्स भी रहते हैं. हमने साइटोस्केलेटन में क्या देखा था? एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के जो केराटिन जैसे प्रोटीन से बने हुए हैं, है ना. वही प्रोटीन यहाँ पे भी, जहाँ पे धागों की, कॉर्ड्स की ज़रूरत है, वहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट इस तरीके से अपने को दिखती है. सो दैट इज सेंट्रोसोम. ओके, ये सेंट्रियोल है. सेंट्रोसोम हरदम न्यूक्लियस के पास ही रहते हैं क्योंकि सेल डिवीजन में ये सेंट्रोसोम मदद करता है. यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है कि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उससे लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद ये सेंट्रोसोम्स दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाए हैं. एंड ईच सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 centrioles perpendicular to each other, and each centriole is further made up of 9 triplets of microtubule. Okay, microtubules are further made up of tubulin protein.
बहुत आसान है। सेंट्रोसोम consist of two centrioles. Each centriole consists of 9 triplet of microtubules, and each microtubule is the polymer of the tubulin protein. Each microtubule is a polymer of the tubulin protein. Okay. The tubulin protein also are the part of cytoskeleton. Microtubule, those are made up of tubulin protein, are also the part of cytoskeleton. पक्का हो गया? चलो एक बार डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं इसका। Centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called as centrioles, correct? They are surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centrioles in the centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. They are made up of tubulin protein. Each microtubule is made up of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. हमने देखा जो peripheral fibrils है कार्डवेल के वो ट्रिपलेट्स है। तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स हर एक फाइब्रिल में है। Each fibril consists of triplet. The adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinous and called the hub. देखिए जो सेंट्रल पार्ट है ना उसे हब बोलते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट है that is called as hub. This is called as hub. You see, this complete central part is called as hub, which is made up of proteins. Which is connected with microtubules of the peripheral tubules by the radial spokes made up of protein. The centrioles form the basal body of the cilia or flagella and the spindle fibers that give rise to the spindle apparatus during cell division in the animal cells. You see, animal cells is important because the centrosomes are present only in animal cells. They are absent in the plant cells. Microtubules are present in both, but the centrosomes are absent in plant cells. Microtubules are present in both, यानी स्पिंडल का फॉर्मेशन दोनों प्रकार के सेल में होता है, फंजाई में भी होता है और सभी यूकैरियोटिक सेल में होता है, लेकिन सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में रहता है। अब ये हब और स्पोक क्या होते हैं उनकी मैं फिगर आपको दिखाती हूँ। See, the central part of the centriole is called as hub, which consists of proteinous region, और ये प्रोटीन के ही बने हुए कनेक्शंस है जिनको हम स्पोक्स बोलते हैं। दिख रहे हैं ना आपको साइकिल के स्पोक के, साइकिल के व्हील के स्पोक के जैसे दिख रहे हैं आपको, ये वाले। They are also proteinous and they connect to each fibril made up of triplet of microtubule. They connect to each fibril made up of microtubule, triplet of microtubule. Okay? तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने सेंट्रियोल का आपको बताया है। और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? मैं पहले आपको सेंट्रोसोम का फंक्शन बताती हूँ, सेल डिवीजन में उसका क्या रोल होता है। उसके बाद मैं बेसल बॉडी का भी फंक्शन आपको बताऊंगी कि जो सेंट्रोसोम से ही बनी हुई है। बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेंट्रोसोम। उसका फंक्शन है, फंक्शन और स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कि सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है।
मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के पास ही ये सेंट्रोसोम्स रहते हैं और सेल डिवीजन के पहले इनका भी डुप्लीकेशन होता है। अगर सेल डिवीजन अब नहीं हो रही है और सेल अपने खुद के फंक्शंस दिखा रही है, सेल इज परफॉर्मिंग इट्स वेरियस फंक्शंस एट दैट टाइम, single centrosome is present, but prior to cell division it duplicates itself. यहाँ पे आपको दो सेंट्रोसोम्स दिख रहे हैं। आपने देखा कि सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल के सराउंडिंग भी कुछ एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर रीजन होता है। ये जो दिखा है स्टार के जैसा, दैट इज पेरीसेंट्रियोलर रीजन। हर एक सेंट्रियोसोम के सराउंडिंग ये सेंट्रियोलर रीजन होता है। दिस रीजन इज नोन एज पेरीसेंट्रियोलर रीजन। Pericentriolar material. हाँ, so this complete is called as pericentriolar region, which is made up of the pericentriolar material. Okay, तो सेल डिवीजन के पहले क्या होता है कि सेंट्रोसोम का भी डिवीजन होता है और ये दो सेंट्रोसोम दो पोल्स के तरफ जा रहे हैं सेल के। 1 minute, वेरी सॉरी। तो सेल डिवीजन के पहले क्या हुआ कि दो सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ एंड दिस टू सेंट्रोसोम्स आर गोइंग टुवर्ड्स टू पार्ट्स ऑफ द सेल। ये दो पार्ट के तरफ जा रहे हैं और फिर ये दो सेंट्रोसोम्स जो अभी सेल के दो पोल्स पे है। If this is the sphere of a cell, then these two are the poles of the cell. और वहाँ पे अब आपको क्या दिख रहे हैं? दो सेंट्रोसोम्स दिख रहे हैं। ठीक है, 1 minute। हाँ, तो ये दो सेंट्रोसोम्स वैसे भी वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं और भी बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के धागे प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक पोल से दूसरे पोल के तरफ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन। देखिए, फ्रॉम वन पोल ऑफ द सेल टुवर्ड्स द अनदर पोल various microtubular filaments they are woven to form the spindle. This complete is called a spindle apparatus. जो धागों से बना हुआ आपको दिख रहा है ना, this complete is called a spindle apparatus and all these threads are made up of microtubules. देखिए, नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। So all these threads they are called as microtubules. They are made up of microtubules. And this complete apparatus is called the spindle apparatus. वैसे spindle shape का मतलब होता है such shape which is tapering towards two ends. This shape is called a spindle shape. So this particular shape which is broad in the center and tapering towards two ends, this shape is called a spindle shape. Hence, this complete apparatus is called a spindle apparatus. तो दो सेंट्रोसोम्स ने यहाँ पे स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन किया। स्पिंडल apparatus में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जॉइन होते हैं क्रोमोसोम्स से। सेल डिवीजन के पहले ही डीएनए का सुपर कॉइलिंग होके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो चुका है। ये इंटरफेजिक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है और जैसे जैसे सेल डिवीजन की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन डीएनए के सुपर कॉइलिंग से हुआ है। तो ये आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स से बंधे हुए हैं।
और जैसे जैसे अलग अलग फेजेस होती जाती है सेल डिवीजन की, वैसे वैसे आपने देखा कि पहले क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्रोमोसोम्स को यहाँ पे पकड़ के रखा है, फिर क्रोमोसोम्स वैसे भी दो क्रोमैटिड्स से बने हैं जो कि एक दूसरे की जेरोक्स कॉपीज होती है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के शॉर्टनिंग की वजह से, माइक्रोट्यूब्यूल्स के शॉर्टनिंग की वजह से ये दो क्रोमैटिड्स दो पोल्स की तरफ खींचे जा रहे हैं। यहाँ पे एनाफेज में आपको दिख रहा है कि these two chromatids they are going towards two poles of the cell due to shortening of the microtubules. Now again two chromatids, two sets of chromatids are totally separated from each other here in the telophase, and again the nuclear membrane is forming here, and the next phase will be like this, interphase. तो यहाँ पे कैसे हुआ कि डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे सिंगल न्यूक्लिया अपने को दिख रहा है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, और यहाँ पे टू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। सो द सिंगल न्यूक्लियस इज आफ्टर द complete karyokinesis or nuclear division converted into two daughter nuclei. पहले दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो रही है यहाँ पे टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, है ना। तो इनमें जो की रोल प्ले किया जाता है, द की रोल इज प्लेड बाय द सेंट्रोसोम. It will first form spindle apparatus, and due to spindle apparatus the nuclear material is equally divided to form two daughter nuclei. Then the nuclear membrane will again appear, then the cytokinesis or the cell division will occur. तो ये कैसे संभव हुआ है? वहाँ पे कोई डीएनए को ऐसे इक्वली डिवाइड करके दो डॉटर न्यूक्लियाई को नहीं दे सकता है। ये सब चीज़ें तो सेल के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है, और वो करवाने के लिए जो apparatus काम कर रहा है that is called the spindle apparatus, and the formation of spindle apparatus is the function of centrosome which divides prior to cell division. Is it clear? सेंट्रोसोम का डिवीजन, उसके बाद स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम में दो कॉपीज है क्रोमैटिड्स की जो एक दूसरे के जेरोक्स कॉपी है, एक के ऊपर एक बनी है, एक डीएनए के ऊपर दूसरा डीएनए बना है और जिसका सुपर कॉइलिंग होके फिर क्रोमैटिड बनी है। फिर ये दोनों क्रोमैटिड्स को जो एक क्रोमोसोम में है उनको सेपरेट करना पड़ेगा और दो न्यूक्लियाई को देना पड़ेगा। उसके लिए फिर शॉर्टनिंग होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के शॉर्टनिंग के कारण ये क्रोमैटिड्स दो पोल्स की तरफ खींची जाती है और दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन फिर हो गया, दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया और फिर साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम सेल डिवीजन में देखने वाले हैं। मैंने अभी बहुत ही शॉर्ट में आपको सेल डिवीजन कैसे होती है दिखाया है, और ये जो सेल डिवीजन यहाँ पे दिखाई है दैट occurs in animal cell because the cytokinesis is shown by furrow formation. तो ये जो साइटोकाइनेसिस है बाय फरो फॉर्मेशन, इंडेंशन फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म में, ये स्पेसिफिकली एनिमल सेल में ही होता है, that specifically occurs in animal cell. Okay, क्योंकि centrosomes are the specific features of animal cell. So let us go ahead. ये देखिए कैसे सेल डिवीजन के बारे में दो क्रोमैटिड्स को किस तरीके से काटा जाता है और फिर ये दो क्रोमैटिड्स किस तरीके से दो
पोल्स की तरफ जाती है वो वहाँ पे दिखाया है एंड सेंट्रोसोम्स हेल्प इन द सेल डिवीजन। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं सीलिया और फ्लैजेला की तरफ। सीलिया और फ्लैजेला ये सेल के ऐसे धागे होते हैं कि जो लोकोमोशन, सेल्यूलर लोकोमोशन में मदद करते हैं। सीलिया और फ्लैजेला के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मूवमेंट के कारण लोकोमोशन होता है। ये देखिए, पैरामेशिया इज ciliate and Euglena show a long flagella. Due to its movement, they can show locomotion. Okay, so ciliary movement occurs in this particular unicellular eukaryotic animal cell, protist cell protozoa, which is called as paramecia. This is also an example of protista called Euglena. This is Euglena. Euglena में आपको पैरामेश यूग्लिना में आपको फ्लैजेला दिख रहा है और पैरामेशिया में सीलिया दिख रहे हैं। सीलियरी मूवमेंट या फ्लैजेलार मूवमेंट के कारण ही पैरामेशिया या यूग्लिना लोकोमोशन दिखाते हैं। वैसे सीलिया ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टिश्यूज में रहते हैं कि जो अलग अलग काम करते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखते हैं, ट्रकिया, तो उसका इंटरनल लाइनिंग नेजल ट्रैक्ट एंड फेरिंग्स एंड ट्रकिया, देन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, all that respiratory tract shows internal lining consisting of ciliary epithelia, columnar ciliary epithelia, That epithelia shows many cilia which show beating like this. And altogether they beat towards a particular direction. सभी सीलिया जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं ना, they all together beat in a particular direction so that a substance which is present, which is inhaled, that may go downward, or if some particles are there which should be expelled out of the respiratory tract, then they will go outward, they will be expelled outside the respiratory tract, that will go outside through the nose, है ना? तो उनका एक साथ बीटिंग होता है, they beat all together to bring about movement of particular matter inside or outside the respiratory tract. That is a function of ciliated columnar epithelial lining which lines the respiratory tract, as well as such lining is also present inside fallopian tube. Such lining is also present within fallopian tube. वहाँ पे भी ऐसे ही टुगेदर बीटिंग होता है सीलिया का, और कुछ ओवम वगैरह है अगर वहाँ पे, तो दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। ऐसे ऐसे सीलिया का लाइनिंग होता है जिसके कारण जो इंटरनल मैटर है दैट विल बी कैरीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो सीलिया एंड फ्लैजेला, they help in locomotion and movement. ओके, देखिए ये यहाँ पे फ्लैजेला का बीटिंग किस तरीके से होता है वो दिखाया है। These are cilia, this is flagella. फ्लैजेला का बीटिंग दिखाया है। डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग, दिस इज अ स्पर्म हैविंग फ्लैजेला। और ये सीलियरी बीटिंग दिखाया है। डायरेक्शन ऑफ एक्टिव स्ट्रोक एंड डायरेक्शन ऑफ रिकवरी स्ट्रोक ऐसे दिखाया है। So ciliary epithelia, cilia in the bronchial wall, देखिए
मैंने अभी बताया कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है और सिलियरी एपिथेलिया होता है ना। तो ग्लैंड्स एंड एपिथेलिया, सिलियरी एपिथेलिया, बहुत सारे सिलिया आपको दिख रहे हैं, और फ्लैजेला of the sperm that can also be seen. You see, this is basal body of the cilia or flagella. There is difference between the cilia or flagellar internal structure and the internal structure of the basal body of cilia or flagella. ये क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने सेंट्रोसोम में आपको बताया था कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ 9 fibrils containing triplets of microtubule and the hub is present, and within hub the proteinous spokes are present. ये proteinous spokes आपको दिख रहे हैं जो कि अटैच होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, है ना। ये देख रहे हैं, दिस पार्ट इज प्रोटीनस. This part is called as hub containing spokes, and spokes are attached to the microtubular fibrils. Okay, तो सेम स्ट्रक्चर हमने सेंट्रोजोम में देखा था। सेंट्रोजोम से ही बेसल बॉडी बनती है। देखिए, सेंट्रोजोम से ही बेसल बॉडी बनती है। सेंट्रोजोम से ये बेसल बॉडी बनी है, लेकिन जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे निकल रहा है सीलिया या फ्लैजेला, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। देन इट विल शो 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट है और यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट है। दिस इज द डिफरेंस। और 9+2 अरेंजमेंट से जो बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सोनीम। बेसल बॉडी 9 ट्रिपलेट्स, 9+0 अरेंजमेंट। सिलिया और फ्लैजेला 9+2 अरेंजमेंट। अब 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, दिस इज कॉल्ड एज 9+2 अरेंजमेंट। यहाँ पे 9 डबलेट्स है एंड 2 सिंगलेट्स। दिस 2 सिंगलेट्स आर ऑल्सो अटैच टुगेदर। देखिए, ये 2 सिंगलेट्स भी एक दूसरे से अटैच्ड है, and the 9 doublets are also attached with each other by the motor protein which is called as dynein. This figure is quite good. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अटैचमेंट दैट इज ड्यू टू द मोटर प्रोटीन which is called as dynein. नेक्सिन प्रोटीन ये दिया है, लेकिन डाइनिन प्रोटीन भी रहता है। ये मेरे ख्याल से ये जो दिखा है ना, दे आर द डाइनिन प्रोटीन्स। हाँ, दीज आर डाइनिन आर्म्स। देखिए, ये सभी के जो लेबल्स हैं उनके तरफ हम ध्यान देते हैं। इंटरडबलेट ब्रीच इज फॉर्म्ड बाय द नेक्सिन प्रोटीन। ये जो इंटरडबलेट ब्रीच है ना, आपके पास भी ये फिगर है, 137 पेज एनसीईआरटी पे दी है ये वाली फिगर, और वहाँ पे उससे बोला है इंटरडबलेट ब्रीच। उसी के साथ आपको लिखना है नेक्सिन प्रोटीन। जो इंटरडबलेट ब्रीच है वो नेक्सिन प्रोटीन का बना हुआ है, लिख लिया आपने। और जो आर्म्स होती है इस प्रकार की, दे आर मेड अप ऑफ मोटर प्रोटीन विच आर कॉल्ड एज डाइनिन। तो ये जो डाइनिन के आर्म्स है उनका भी एक सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दे शो एटीपेज एक्टिविटी। अब एटीपेज एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आप अपने बुक में लेबल कर लीजिए, है ना। ये ऐसी आर्म्स दिखाई है वहाँ पे, तो ऐसी आर्म्स, चारिक आर्म्स, पांचिक आर्म्स वहाँ पे दिखाई है। वहाँ पे लिखी है डाइनिन आर्म्स। यहाँ पे 2 ही आर्म दिखाई, लेकिन आपके बुक में वो 4-5 दिखाई है। देखिए, ये वाली डाइनिन आर्म्स, तो इनको लेबल करके आप लिखिए, दे आर डाइनिन प्रोटीन्स। ओके,
तो ये जो डाइनिन आर्म है, you should study from 55 page of new book of state board as well as 137 page of NCERT book. तो आपको दोनों जगह पे लेबल करना है कि ये जो डाइनिन आर्म्स है वो मदद करती है एटीपी को डिसोसिएट करके एनर्जी निकालने के लिए. दे हेल्प in dissociating ATP to get energy. ये डाइनिन आर्म है. दे शो, यहाँ पे लेबल भी आपको करना है मोटर प्रोटीन, and they help in dissociation of ATP to get energy, and due to that energy the movement is possible. Movement of cilia और flagella is possible. क्योंकि मूवमेंट दिखाने के लिए, मोटर मूवमेंट दिखाने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी रिलीज करने का काम ये डाइनिन आर्म्स करते हैं, ये डाइनिन प्रोटीन्स करते हैं. दे शो एटीपेज एक्टिविटी. एटीपेज का मतलब होता है द एंजाइम विच डिसोसिएट्स एटीपी टू गेट एनर्जी. क्योंकि एटीपी, adenosine triphosphate, is the energized molecule, energy currency of the cell, which when dissociates will release the energy which will help in the movement of cilia or flagella. अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं. एक कंप्लीट टिब्यूल है और दूसरा हाफ टिब्यूल आपको दिख रहा है. ये दोनों मिला के डबलेट बनते हैं. वन कंप्लीट एंड वन हाफ. they two together form doublet. Such 9 doublets are present here, and one complete doublet and one half doublet are half doublet of another, one complete microtubule and one half microtubule of another doublet are connected together with the help of nexine protein. So this complete is called as doublet. Each doublet consists of one complete microtubule and one 3/4 microtubule, half or 3/4 microtubule. ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं to form doublet. Such 9 doublets are present here peripherally, and 2 singlet microtubules are present here. So this complete arrangement is called as 9 plus 2. 9 doublets, 2 singlets. और ये जो 9 doublets है वो एक फुल और एक हाफ से बने हुए हैं. तो एक पूरा माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे डबलेट के आधे माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है प्रोटीन से. These proteins are called as nexine proteins. The label is given there. Nexine protein. The complete tubule is called as A tubule and half tubule is called as B tubule. A and B together form doublet. Internally, a sheath is covering these 2 singlets. These 2 singlets are also connected with a proteinous connection. Complete 9 plus 2 arrangement is also covered by the plasma membrane covering. देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर रहा है सीलिया या फ्लैजेला के एक्सोनीमा को. दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज एक्सोनीम. लिखिए, नीमा का मतलब होता है थ्रेड. एक्सोनीमा, एक्सियल थ्रेड. आपको दिखा ना, ये जो आर्म्स होती है उनको डाइनिन आर्म्स बोला जाता है ना. ये 2 डबलेट्स को जोड़ने वाली डाइनिन आर्म्स है
जो कि एटीपेज एक्टिविटी दिखाती है और एटीपी को डिसोसिएट करके एनर्जी डिराइव करती है ताकि सीलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट हो सके। उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा ना, कुछ एनर्जी के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा जो एटीपी के डिसोसिएशन से उनको मिलता है। अब फिर से देखते हैं 9+2 arrangement of the microtubule. Two singlets are present. They are covered by the sheath. As a whole, this axonema, 9+2 arrangement showing axonema, is also covered by the plasma membrane. चलो, मैंने ज़्यादातर पिक्यूलरिटीज आपको 2-3 बार ऐसी बताई है। ये डाइनिन प्रोटीन, नेक्सिन प्रोटीन, सब चीज़ें बताई मैंने। याद करना बेटा, every peculiarity, every structural feature is important. बायोलॉजी यही तो होता है, एक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेना और आगे जाना। सीलिया singular cilium or flagella singular flagellum are hair-like outgrowths of the cell membrane. Cilia are small structures which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. है ना? यानी कैसे होता है कि सेल की मूवमेंट या सराउंडिंग फ्लूइड सीलिया के बीटिंग के कारण मूव हो रहा है। जैसे नाव आगे जाती है, कोई भी नाव अगर आगे जाती है तो पानी के मूवमेंट के लिए वहाँ पे पेडल्स होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे सीलिया होते हैं जो सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करवाते हैं, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for cell movement. The prokaryotic bacteria also possesses flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella. अब मैं बैक्टीरियल फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला का डिफरेंस भी आपको बताने वाली हूँ। पहले आगे का एक्सोनीमा का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लेते हैं। The electron microscopic study of a cilium or the flagellum show that they are covered with plasma membrane. Cilia or flagella, they are covered with plasma membrane. Their core, called the axoneme, axial filament, axial thread, means axonema. एक्सो को अंडरलाइन करके लिखे वहाँ पे एक्सियल मिडिल और नीमा का मतलब होता है थ्रेड। possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. Correct? ये शुरू होके आखिरी तक सीलिया के या फ्लैजेला के ऐसे जाते हैं, है ना? 9+2 अरेंजमेंट बेसल बॉडी से लेके एंड ऑफ द फ्लैजेला तक होती है। The axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of axonemal microtubules is referred as 9+2 array. The central microtubules are connected by a bridges and is also enclosed by a central sheath, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. ये क्या बता रहे हैं देखिए। Two microtubules, central microtubules are connected by the bridge and they are enclosed in the sheath. Two microtubules are connected by bridge and they are enclosed by the sheath. Then the peripheral microtubular doublets are connected with the sheath with the spoke-like proteinous structures. ये देखिए आपको spoke-like proteinous structures, है ना? रेडियल स्पोक इनको बोला है। फिर से एक बार बताती हूँ। Two central microtubules, single microtubules, are connected with each other by the proteinous bridge and they are covered by the sheath. Sheath is again attached
with the complete microtubule of the doublet by the radial spoke. ये कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल की स्पोक से अटैचमेंट विथ दैट ऑफ शिथ इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. कभी कभी ये पूछा जाता है कि इन द डबलेट which microtubule is connected with the central sheath. तो ये सेंट्रल sheath इसे बोला जाता है. तो आपको ये चीज याद करनी है कि द कंप्लीट microtubule is attached to the central sheath with the radial spoke. Remember, every peculiarity, characteristic feature is important. बुक ही याद करना है पूरा. आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल sheath is connected with the complete microtubule with the radial spoke. These are dynein arms which show ATPase activity. लेबल कर दीजिए यहाँ पे dynein arms which show radial ATPase activity and the nexene protein connect two doublets. The complete microtubule of one doublet and half microtubule of another doublet are connected by the nexene protein. And they are completely surrounded, the axonema is completely surrounded by the plasma membrane. Okay. The central tubules are connected by the bridge and is also enclosed by the central sheath, which is connected to one of the microtubule of each peripheral doublet by the radial spoke. Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal bodies. Centriole-like structures called the basal bodies. अब basal body के बारे में मैंने अभी बताया आपको. देखिए, ये जो है ना, ये है basal body. इसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के जैसा है. लेकिन एक्सोनिमा ऑफ cilia और flagella show 9+2 arrangement and basal body and centriole show 9 triplet arrangement. 9+0 arrangement. Okay, is it clear? अब हम देखते हैं बैक्टीरियल फ्लैजेला. How bacterial flagella is different than that of the eukaryotic flagella because bacteria means prokaryotes. तो ये जो है ये बैक्टीरियल फ्लैजेला है, आपको लिखना है इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन. आप यहीं पे लिख लीजिए क्या दिया है, देखिए बेटा. द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possess flagella. तो यहीं पे आपको लिखना है बैक्टीरियल फ्लैजेला is made up of flagellin protein. फिर से डैश देके लिखिए single thread of flagellin protein which is spirally supercoiled. आपने क्या लिखा? Single thread of flagellin protein which is spirally supercoiled. That is present in the axonema of flagellum of bacteria. है ना, देखिए ये स्पाइरल कॉइलिंग आपको दिख रहा है फ्लैजेलिन प्रोटीन का. लेकिन यूकैरियोट में जो सीलिया या फ्लैजेला बनता है उसमें जो एक्सोनीम है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है और वहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट दिखती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने. यहाँ पे जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना है और वो स्पाइरली कॉइल्ड है. वहाँ यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट नहीं है. The flagellin protein thread is spirally coiled. So this is the difference in between flagella of bacteria and flagella or cilia of eukaryotes. Cilia are not present in prokaryotes.
Prokaryotes show only flagella. This is peritrichous condition क्योंकि many flagella are present surrounding to the complete body or all over the body many flagella are present. This condition is called as peritrichous condition. वैसे मैंने प्रोकैरियोट्स आपको पढ़ाया है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरिट्रिकस. दिस इज मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, क्योंकि एक ही एंड में बहुत सारे फ्लैजेला है. अ बंच ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट वन पोल ओनली, दैट इज कॉल्ड एज लोफोट्रिकस. एम्फिट्रिकस तब बोलेंगे जब दो पोल्स पे गड्डी है फ्लैजेला की, देन इट इज कॉल्ड एज, या दो पोल पे दो फ्लैजेला है या दो पोल पे गड्डी है फ्लैजेला की, दो पोल्स पे बंचेस है फ्लैजेला के, तब भी एम्फिट्रिकस बोलते. या फिर दो पोल्स पे एक एक फ्लैजेला है तब भी एम्फिट्रिकस से बोलते हैं. दिस इज मोनोट्रिकस, सिंगल फ्लैजेला. द फ्लैजेला present all over the body. Peritricus, towards one end only the bunch is present. It is called as Lophotricus, and this is Amphitricus. So here complete cell is done. Listen it carefully, take the help of textbook. You should also read out both the textbooks twice and then should go for टेस्ट. ओके, टेस्ट आसान रहती है. अगर आपको हर एक कंसेप्ट आता है तो टेस्ट कुछ भी कठिन नहीं होती है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट. बाय.